औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स है जो बीएस मैथमेटिक्स के 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसी कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है आज सिर्फ इसी कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि ये कोर्स बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों पे मुश्तमिल है और इसको किस तरह से पढ़ेंगे, यानी तरीक़ाकार क्या होगा हमारा, और कुछ थोड़े बहुत से डिफिनीशन आज इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स की ऑब्जेक्टिव्स पे कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू नो द नीड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पता चल जाए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आती है इसकी, वो कौन से फिजिकल फिनोमेना है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप में डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनते किस तरह है और क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का है वो ये है कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पता चल जाए कि किसी भी नेचुरल या फिजिकल फिनोमेना से इक्वेशंस किस तरह डिज़ाइन होते हैं। The second objective is to understand the fundamental concepts कि हमें इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना, सॉल्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन की जो इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है, मींस के सॉल्यूशन सिंगुलर होगा नॉन सिंगुलर होगा, उनके बारे में सारी जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स है उनको अंडरस्टैंड करेंगे इस कोर्स में। एनालिटिकल स्टडी ऑफ पीडीईज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी मैथमेटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व है अ, उसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, सोल्यूशन की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन हमारा फोकस इन दो तरीकों पे होगा। कैनोनिकल मेथड्स, कैनोनिकल मेथड से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, सो इस पे भी हमारा फोकस होगा इसी कोर्स पे। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जो टेक्निक है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन के लिए यूज होती है, तो इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीज पर इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। फोरियर सीरीज मेथड्स फॉर सॉल्विंग पीडीज। फोरियर सीरीज अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। इसी कोर्स में हम फोरियर सीरीज को भी रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद फूरियर सीरीज को अप्लाई करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाएगा फूरियर सीरीज के साथ कि फूरियर सीरीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे किस तरह एप्लीकेबल होता है। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ठीक है, existence and uniqueness of solution is also an important objective of this course। existence and uniqueness का मतलब ये है कि किसी गिवन पीडीई का सोल्यूशन एग्जिस्ट कब होगा और वो सोल्यूशन यूनिक होगा या यूनिक नहीं होगा, दो सोल्यूशन होंगे, तीन सोल्यूशन होंगे, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सोल्यूशन के, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस पे हम फंक्शनल एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स उनकी एप्लीकेशन करेंगे इस पे। इस कोर्स में थ्रू हम कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, यू विद सबस्क्रिप्ट एक्स। ये नोटेशन यूज होगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स के लिए। कैपिटल यू दो वेरिएबल का एक फंक्शन है एक्स और टी का। इस यू के का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो डिराइवेटिव है, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यू विद सबस्क्रिप्ट एक्स से। ठीक है, यू विद सबस्क्रिप्ट डबल एक्स को हम यूज करेंगे सेकंड डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। इस तरह यू टी एज फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड यू टी एक्स एज द स्प्लिट derivative of u with respect to t and x।
यहाँ पर t और x जिस तरतीब के साथ लिखे गए होंगे वहां पर तो इसी तरतीब के साथ t और x को लिखेंगे। ठीक है, अगर u यहाँ पर तो हमारे साथ u x और t का सिर्फ फंक्शन था। अगर u में फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल हो x y z, तो उसी हिसाब से फिर हम सबस्क्रिप्ट्स को यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिफिनेशन से शुरू करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। बेसिकली an equation which contains the partial derivative of a function is called partial differential equation। ठीक है, वो इक्वेशन जिसमें किसी फंक्शन के पार्शियल डिराइवेटिव्स इन्वॉल्व हो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और फंक्शन है u का फंक्शन है, u एक फंक्शन है जिसके पार्शियल डिराइवेटिव्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर कर ले कि ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। ux प्लस ut इज इक्वल टू 0, ये हमें एक फंक्शन के बारे में बता रहा है कि कोई फंक्शन है u, कैपिटल U, उसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेटिव अगर हम एड ऑफ करेंगे तो वो 0 बनेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें एक फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेटिव अगर ऐड हो जाए और वो 0 आए तो वो फंक्शन इसी इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u डबल x इज इक्वल टू ut प्लस 2। ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u डबल x प्लस u x t एस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x पार्शियल t प्लस u डबल t इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस t। ठीक है, इस तरह ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें u डबल x प्लस ut ux यानी u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। इस तरह ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी पैटर्न पे अगर हम आइडियलाइज करेंगे सोचेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इनफाइनाइट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनमें आसान भी है और मुश्किल भी है, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इन सारे इक्वेशंस को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लें। फिर हर एक क्लास का अलहदा से एक मेथड होगा। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को सोल्यूशन का जो तरीका है वो इसी इक्वेशन पे अप्लाई नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारे इक्वेशंस को हम डिफरेंट क्लासेस में रख लेंगे कि कितने क्लासेस बनते हैं इसके, किस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में मालूम होना चाहिए कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैपिटल पीडीई में यूज करूंगा एज एन एब्रिविएशन फॉर द टर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो किसी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उनके डेरिवेटिव्स जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इसी इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इन्वॉल्व है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो इसी इक्वेशन का ऑर्डर है 1। सिमिलरली इसी इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू t सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर है हमारे साथ 2। इस तरह से थर्ड एग्जांपल को अगर एनालाइज किया जाए सो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फर्स्ट डेरिवेटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू x थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x थर्ड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, सो द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। दिस इज थर्ड ऑर्डर ऑफ PDE। Similarly, ux plus ut is equal to u square, this is a first order PDE, this is not third। okay, so सबसे पहले हमें पता हो कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। प्रीवियस ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 का ऑर्डर है 1, एग्जांपल नंबर 2 का ऑर्डर है 2, एग्जांपल नंबर 3 का ऑर्डर भी है 2, एग्जांपल नंबर 4 भी सेकंड ऑर्डर है और
ये भी सेकंड ऑर्डर। हमें वेरिएबल्स के बारे में भी पता हो कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। द नंबर ऑफ वेरिएबल एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पीडी। ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है यू एक्स प्लस यू डबल टी, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल्स है। हमें कैसे पता चलेगा? हम इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे। ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेकंड डेरिवेटिव का एडिशन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल U जो क्वांटिटी है वो x पर भी डिपेंडेंट है और t पर भी डिपेंडेंट है। सो बेसिकली देयर आर टू डिपेंडेंट independent variable in this equation. So the number of variables in this equation is 2. Similarly, the number of variables in this equation is also 2. U depends on t and U depends on x also. Similarly, अगर third example को analyze करें हम तो the number of independent variable in this equation is 3. U depend on r, U depends on theta also and U depends on t. ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिसाइड करने के लिए भी इक्वेशन को देखना होगा कि इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर पीडीज वो पीडीज होंगे जिसमें द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अफेयर इन अ लीनियर फैशन। ये लीनियर फैशन में अगर अकर हो तो ये एक लीनियर पीडीज कहलाता है। अब लीनियर फैशन तो आप समझ रहे होंगे कि लीनियर फैशन क्या होता है। मींस के यू और उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, यू के स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्यूब्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यू के स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस तरह साइन यू, एक्सपोनेंशियल यू या लॉग ऑफ यू, इस तरह के जो फंक्शंस है डिपेंडेंट वेरिएबल के, तो इस तरह के टर्म्स अगर इक्वेशन में ना हो तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यू एक्स प्लस यू टी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ लीनियर पीडी। u double x plus ut is equal to u square plus sin xt, दिस इज नॉन लीनियर पीडी। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि यहाँ पर u का स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो ये नॉन लीनियर है। Similarly, the equation number third u double x plus ut is equal to sin xt, this is also linear pd। ठीक है। इस तरह u double x plus u multiplied by ut is equal to exponential of u, this is non-linear and this is non-linear because of this term, there is a product of u and ut and also because of this term। ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर में हम डिवाइड कर सकते हैं पीडीज को के लीनियर कौन कौन से हैं और नॉन लीनियर कौन कौन से हैं। ये जो एग्जांपल था, पहला एग्जांपल, ये एक लीनियर पीडी है, ये भी लीनियर है, अच्छा ये भी लीनियर है। एग्जांपल नंबर थर्ड, दिस इज नॉट लीनियर, ये नॉन लीनियर है। इस तरह ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि इसमें यू स्क्वायर इन्वॉल्व है और स्क्वायर रूट ऑफ यू एक्स टी ये भी इन्वॉल्व है, तो इन दोनों टर्म्स की वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, थ्रू आउट दिस कोर्स हमारा ज्यादातर जो फोकस होगा वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे होगा। ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीज पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीज को इस तरह की शेप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ए यू डबल टी प्लस बी यू टी एक्स प्लस सी यू डबल एक्स प्लस डी यू टी प्लस ई यू एक्स प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। इसमें ये क्वांटिटी ए बी सी अप टू जी ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये सेकंड ऑर्डर पीडीईज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इसे कहेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर किसी इक्वेशन को एनालाइज करना हो और उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना हो तो उसको इसी शेप में हम लाएं। ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर पीडीईज को सबसे पहले दो क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा कि क्या होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में। अगर ये क्वांटिटी जी 0 हो तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। यू एक्स प्लस यू टी इज इक्वल टू 0, इसमें जी की वैल्यू है 0, सो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, इसी इक्वेशन में ए बी सी के क्या वैल्यूज है? यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ यू डबल टी, सो द कोएफिशिएंट ऑफ यू डबल टी इज 1।
बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 0, डी की वैल्यू है 0, ई की वैल्यू है 1, ठीक है, और एफ की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, और जी की वैल्यू भी 0 है। क्योंकि जी 0 है तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा। इस तरह से ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू है साइन ऑफ एक्स प्लस टी, सो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस पीडी। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है यू टी प्लस टू यू टी एक्स प्लस माइनस यू डबल एक्स प्लस यू टी प्लस वन इज इक्वल टू 0, सो ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है जी। होमोजीनियस नहीं है ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ये माइनस वन इसी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वन इसी साइड पे आएगा, तो माइनस वन होगा, तो जी की वैल्यू हमारे साथ आएगी माइनस वन, जिससे हम कहेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, बल्कि ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन को डिसाइड करने के लिए कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जी को एनालाइज कर लें। अगर ये जीरो हो तो हम कहेंगे कि होमोजीनियस, अगर नॉन जीरो हो तो हम कहेंगे कि नॉन होमोजीनियस। जो कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व है ए बी सी डी ई और एफ, इसके बेस पर भी हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर ये कांस्टेंट हो, अगर ये सारे कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट हो, तो ये सेकंड ऑर्डर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट ना हो तो ये सेकंड ऑर्डर पीडीई विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स कहलाएगा। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ और वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का भी। ये जो एग्जांपल है 0.1 यू टी प्लस पाई यू टी एक्स प्लस 2 यू डबल एक्स प्लस ई स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और इनके सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है। माइनस वन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, 1 1 सारे कांस्टेंट है। सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस तरह अगर हम देखेंगे दूसरे एग्जांपल में, तो ए की वैल्यू है साइन एक्स, जो कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इस तरह बी की वैल्यू भी वेरिएबल है, सी की वैल्यू भी एक्स प्लस टी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इस तरह ई की वैल्यू बी, डी की वैल्यू बी ई पावर टी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर पीडीई विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल नॉन होमोजेनियस भी है। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। अगर इस तरह की शेप में एक इक्वेशन हमें दिया गया है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन पैराबोलिक है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये इक्वेशन हाइपरबोलिक इक्वेशन कहलाएगा, और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो तो ये एक इलिप्टिकल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आपसे कहा गया कि स्टडी दैट वेदर इट इज पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिकल, सो यू हैव सिंपली टू एनालाइज दीज थ्री कोएफिशिएंट्स। ए बी और सी की वैल्यूज एनालाइज करेंगे हम। अम, आपने ए बी और सी की वैल्यूज कलेक्ट कर लिए, उसको डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो उस डिस्क्रिमिनेंट को फिर आपने एनालाइज करना है कि ये जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। सो अगर पॉजिटिव हो तो हाइपरबोलिक होगा, अगर नेगेटिव हो तो इलिप्टिकल होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स नंबर वन है यू टी इज इक्वल टू यू डबल एक्स, ठीक है। इसको देखना है कि ये पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, क्या है ये। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए की वैल्यू है यहाँ पे जीरो, यू डबल टी कोई टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू डबल टी का कोएफिशिएंट जीरो है। बी की वैल्यू भी है जीरो। इस तरह सी की वैल्यू है माइनस वन, यू टी इज इक्वल टू यू डबल एक्स है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये यू डबल एक्स इसी साइड पे आ जाएगा, माइनस यू डबल एक्स हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमें माइनस वन मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये तीनों वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर ली है डिस्क्रिमिनेंट में, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी में, जिससे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई जीरो। सो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर टू, u डबल टी इज इक्वल टू यू डबल एक्स, द वैल्यू ऑफ a is 1
the value of b is 0 and the value of c is -1 again. So the value of the discriminant b square minus 4ac is equal to 4. So ये एक हाइपरबॉलिक इक्वेशन बन गया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. सो दिस इज इन a hyperbolic equation. U double t plus U double x is equal to 0. The value of A is 1, B is 0, and the value of C is also 1. So if we substitute these values in the discriminant, it results in -4, which is negative. So this is an elliptical equation. Similarly, consider this problem x U double t plus U double x is equal to 0. The value of A means the coefficient of U double t is x, the value of b is 0 and the value of c is 1. So b square minus 4ac is equal to -4x. ठीक है, तो ये -4x के इक्वलेंट आ रहा है. अब ये क्वांटिटी जहां पर पॉजिटिव होगी वहां पर ये इक्वेशन हाइपरबॉलिक इक्वेशन होगा, और जहां पर ये -4x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वहां पर ये इक्वेशन एलिप्टिकल इक्वेशन होगा. तो यहाँ पर डायरेक्टली ये पता चलता है कि अगर x पॉजिटिव हो तो -4x निगेटिव होता है, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो -4x लेस देन 0 होगा. तो इसका मतलब है कि अगर x 0 से ग्रेटर हो तो ये इक्वेशन एलिप्टिकल इक्वेशन होगा. ठीक है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये इक्वेशन हाइपरबॉलिक इक्वेशन होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन x एक्सिस पे दो तरह के बिहेवियर यानी प्ले कर रहा है. पॉजिटिव x एक्सिस पे ये इक्वेशन एलिप्टिकल है, नेगेटिव x एक्सिस पे ये इक्वेशन हाइपरबॉलिक इक्वेशन है. ठीक है, एक एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u इज इक्वल टू e पावर ax प्लस bt. इसी शेप में जितने भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ut इज इक्वल टू u डबल x वो कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा तरीकाकार था ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने का जो तरीकाकार था, तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि अज्यूम द सॉल्यूशन एग्जिस्ट y इज इक्वल टू e पावर mx की शेप में सॉल्यूशन अज्यूम के एग्जिस्ट हो रहा है, तो फिर उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देते ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसी शेप में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो ये सॉल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस PDE में. सो सब्स्टिट्यूशन के लिए u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जो इक्विवेलेंट है b मल्टीप्लाइड बाय e पावर ax प्लस bt इज इक्वल टू u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव. सो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि b इज इक्वल टू a स्क्वायर. b और b अगर a स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो तो ये जो सोल्यूशन है u ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax प्लस bt, तो ये सोल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो जनरली हम लिख सकते हैं कि u ऑफ x t इज इक्वल टू e पावर ax प्लस a स्क्वायर t इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. दिस इज वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस. आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अच्छा, आपने इसी शेप में इसी प्रॉब्लम की अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है u डबल टी इज इक्वल टू u डबल एक्स, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर ले. इस पर भी प्रैक्टिस कर ले u डबल टी प्लस यू टी एक्स प्लस यू डबल एक्स इक्वल टू 0. देख ले कि क्या इन दोनों प्रॉब्लम्स की भी इसी शेप में सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं. अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो किस तरह के सोल्यूशंस होंगे. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिराइव करेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन को, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए. अच्छा, इसमें यानी इसी कोर्स में हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि इस तरह से मैं लेक्चर बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा. अच्छा, फिर ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी. बहुत सी जगहों पर ऐसा भी होगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उसका ये तरीकाकार होगा कि आपने अपने क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं जो
गूगल क्लासरूम है या क्या चीज़ है, उधर आप लोग अपने क्वेश्चन लिखें। तो मैं ये करूँगा कि फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बन जाते हैं किसी एक लेक्चर पे, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी इस तरह से यानी एज अ वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर दोबारा पोस्ट करूँगा उसमें। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्वेरीज है सबके क्लियर हो। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जाहिर ही बात है सबको गुजारा करना पड़ेगा। ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर फ़ायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। यानी उस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती जिस तरह से आप वो क्लास में इस तरह डिस्कस करते हैं या ऑनलाइन। तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि बंदा फेस टू फेस नहीं होता तो पता नहीं चलता कि क्या सीन है। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ, तो इसलिए कोशिश मैं अपनी तरफ से खूब कोशिश करूंगा। आप लोग भी कोशिश करें, सेल्फ स्टडीज के थ्रू चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा से जो नॉर्मल रूटीन है वो शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हीट कंडक्शन इक्वेशन की डेरिवेशन पे डिस्कशन होगी हमारी। तो इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।